हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में लिए गए हैं दोस्तों, सारे प्रश्न को एनालिसिस के माध्यम से कवर करेंगे। एक प्रश्न से हम लगभग 10 से 15 प्रकार के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे। आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जलमंडल का विस्तार है, यही बताना है दोस्तों। तो कितना प्रतिशत भाग पे आपका जलमंडल का विस्तार है, यही चीज को आपको बताना है। चीजों को ध्यान से देखेंगे। आपका 29% भाग पे जल है कि आपका 71% भाग पे है कि 30% पे है कि 0.93% पे है। आपको पता है कि जलमंडल का विस्तार सबसे ज़्यादा है, कहीं कहीं 70 तो कहीं कहीं 71 दिया है और 71 का मान करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 71% भूभाग पे क्या है दोस्तों? जल है। क्या है दोस्तों? जल है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जल यह एक ऐसा पदार्थ है कि जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में मिल जाता है। तीनों अवस्थाओं में मिल जाता है मतलब आपको पता है ना दोस्तों, जल को आप ठोस के रूप में भी देखेंगे क्योंकि जल जो होता है बर्फ के रूप में पाया जाता है, तो इसको हम लोग ठोस का रूप धारण बता देते हैं। जो जल होता है वह द्रव रूप में भी मिल जाता है, जो जल होता है वह गैसीय रूप में भी मिल जाता है। इस बात को याद रखेंगे। जो जल रूप होता है ना वह द्रव के रूप में होता है और जो वाष्प रूप होता है ना वह कौन से रूप में होता है? तो गैसीय रूप में हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जलमंडल का विस्तार है आपको पता हो गया दोस्तों। 71% भाग पर क्या है दोस्तों? तो जल है। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि स्थल मंडल का विस्तार पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर है तो आपको तुरंत बता देना है कि स्थल मंडल कितने परसेंट पे है दोस्तों। तो 29% पर। इस बात को आप दोनों ध्यान रखेंगे। आपको मैं यहीं पे एक चीज बता दूं, याद रखेंगे कुछ भाग होता है जैसे मान लो कि भैया ये जलमंडल है। क्या है दोस्तों? जलमंडल है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक मैं यहाँ पे स्थल मंडल को दर्शा दूं, याद रखेंगे स्थल मंडल को दर्शा दूं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एक ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर इसको दर्शाया क्योंकि वायुमंडल आपका ऊपर होता है। ठीक है, अब देखेंगे जहां पे तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तीनों यहीं पे क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे होता है जैवमंडल। याद रखेंगे जैवमंडल। जैवमंडल वह मंडल होता है जहाँ पे जीवन संभव हो। याद रखेंगे प्यारे, जहाँ पे जीवन संभव हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जैवमंडल बोलते हैं। यहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं या मनुष्य की जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? तो जैवमंडल में मिलती हैं। वहाँ पे जल भी मिलेगा, वहाँ पे वायु में भी मिलेगी और वहाँ पे स्थल मंडल भी मिलेगा। और वहीं पे क्या पाया जाएगा दोस्तों? तो वहीं पे आपका जीवन पाया जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर से यूपी टेट में कई बार प्रश्न बना है दोस्तों, तो सारे हम महासागर से प्रश्नों को कवर कर लेंगे कि महासागर से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर क्या है? आपको पता है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा या सबसे गहरा भी पूछे तो आप इसी को बताएंगे। सबसे बड़ा हो गया, सबसे गहरा हो गया और सबसे ज़्यादा भूकंप। याद रखेंगे किस महासागर में आता है। एक बार ये भूकंप की बात तो यूपी टेट में पूछा है कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं आपके प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर बोला जाता है प्रशांत महासागर को। याद रखेंगे अगर यहाँ पे देखेंगे कि दुनिया में, याद रखेंगे दुनिया में कितने महासागर हैं, तो याद रखेंगे दुनिया की बात कहा है दोस्तों या विश्व में कहा है कि विश्व में कितने महासागर हैं, तो महासागरों की संख्या कितनी है प्यारे? 5 है। कितनी है? 5 है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए कि आपका कितने महासागर हैं, तो 5 हैं। आपका एक अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अरब महासागर हो गया। अगर और इसी क्रम में जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और इसके बाद आपका एक बच रहा है क्या दोस्तों? दक्षिणी महासागर। याद रखेंगे एक होता है आपका दक्षिणी महासागर। इस प्रकार पूरे 5 महासागर होते हैं, सबको आप ध्यान रखते रहेंगे। अब आपको मैं बता दूं छोटी बड़ी चीजें कि सबसे छोटा महासागर क्या होता है। तो याद रखेंगे जो सबसे छोटा महासागर होता है ना, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको 1 बाय 1 करके लिखूं कि बढ़ते क्रम के आधार पर। सबसे पहले आता है आपका प्रशांत महासागर, क्योंकि आप चीजों को आसानी से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अटलांटिक महासागर। क्या आता है? तो आता है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका 3 नंबर पर आता है आपका हिंद महासागर। क्या आएगा दोस्तों? हिंद महासागर। और इसके बाद 4 नंबर पर आपका आता है दक्षिणी महासागर। क्या आएगा? तो दक्षिणी महासागर। और इसके बाद 5 नंबर पर आएगा आपका आर्कटिक महासागर। क्या दोस्तों? तो आर्कटिक महासागर। इस प्रकार पूरे कितने हुए? तो 5 महासागर हुए। सबसे बड़ा और सबसे गहरा और भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में आते हैं। और इसके बाद एक बार तो ये प्रश्न बना है कि याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महासागर क्या है। अगर दूसरा पूछ दे तो आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा पूछे हिंद महासागर, चौथा पूछे दक्षिणी महासागर, पांचवा पूछे आर्कटिक महासागर। जैसा प्रश्न पूछे वैसा आप 1 बाय 1 याद रखिए, आपका काम बन जाएगा प्यारे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड नंबर का बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर हो गया। अब देखिए अटलांटिक महासागर से कई बार तो एक प्रश्न बना है कि याद रखेंगे अटलांटिक महासागर के बाद आपका बना है कि सबसे ज्यादा लवण किस महासागर में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लवण होते हैं ना दोस्तों वह अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। कहां पे दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहां पे आती है? तो याद रखेंगे ज्वार भाटा जो आती है ना वह भी अटलांटिक महासागर में आती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। आपको पता है हिंद जो है ना भारत की उपाधि है या भारत का उपनाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कौन से महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया? तो हिंद महासागर को रखा गया है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका केबीएस में एक बार प्रश्न बना है और इसलिए मैं इस चीजों को बता दूं कि जो महासागर में कितनी धाराएं चलती हैं, ये भी प्रश्न बना है। अगर आपसे कोई पूछे कि महासागर में धाराएं कितनी होती है, तो महासागर में धाराएं जो दोस्तों कितनी होती हैं आपको नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। एक जो होती है महासागर में धाराएं जो सतह पर चलती है, इसको हम लोग सतही धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सतही धारा बोलते हैं। और एक धारा होती है ना, यह जो होती है ना वह गहराई में बहती है। याद रखेंगे जो आपके महासागर होते हैं उसके गहराई में एक धारा चलती है और इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? गहरे पानी की धारा या इसको गहरी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसी को गहरी धारा बोलते हैं। इस प्रकार महासागरीय धाराएं कितनी होती है? तो महासागरीय धाराएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अगर आपको मैंने यहाँ पे लवण का बात बोला तो सबसे ज़्यादा जो महासागर होते हैं अटलांटिक महासागर में लवण की मात्रा पाई जाती है। लेकिन एक बात है, एक बार यूपी टेट में बना है आपका एक पॉइंट है जो है कि मृत सागर। सबसे ज़्यादा लवण कहाँ पाया जाता है? तो मृत सागर में पाया जाता है। बहुत लोग तो ऐसा कमेंट कर देंगे, कमेंट में हमको जरूर बहुत से ऐसे प्यारे प्रशिक्षु होंगे जो बोलेंगे सर मृत सागर में लवण पाया जाता है। चलिए मैं भी मान रहा हूँ कि लवण की मात्रा NaCl की मात्रा सबसे ज़्यादा मृत सागर में पाई जाती है। लेकिन मृत सागर क्या है आपको पता होना चाहिए। मृत सागर क्या है दोस्तों? तो यह आपका महासागर नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। यह क्या है दोस्तों? तो यह आपका झील है। तो आप इसको इसमें नहीं रखेंगे। अगर आपको झील में पूछे या उस तरह पूछे कि सबसे ज्यादा लवण कहाँ पाया जाता है, तो मृत सागर में। यहाँ पे व्यक्ति डूबता नहीं है। क्या दोस्तों? तो यहाँ पे व्यक्ति जो होता है वह डूबता नहीं है, इसीलिए इसको डेथ सी के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा NaCl याद रखेंगे 1000 लीटर में 1000 लीटर अगर भाग है तो उसका 700 भाग कितना दोस्तों? 700 भाग क्या पाया जाएगा दोस्तों? लवण पाया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, आपसे एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर आपसे प्रश्न ये बने कि सबसे छोटा महासागर क्या है, तो आर्कटिक महासागर को क्या बोलते हैं दोस्तों? सबसे छोटा महासागर बोलते हैं। ये भी बात को याद रखेंगे, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? तो जो आपका पृथ्वी का वायुमंडल है दोस्तों ना, याद रखेंगे जो आपका वायुमंडल जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, उसी प्रकार वायुमंडल। और वायुमंडल क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल गैसों का समूह है। क्या दोस्तों? तो इसमें गैसें पाई जाती हैं, ये गैसों का समूह है। अब देखिए यहाँ पे हम सारे गैस को कवर करेंगे जो आपका यूपी टेट में आज तक के लिए बने हैं। ठीक ना, तो याद रखेंगे आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, आपका आर्गन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सबको आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दो दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन गैस है? तो याद रखेंगे प्रमुख का मतलब ये है ना दोस्तों सबसे ज्यादा। इसके भाव क्या निकल कर आ रहे हैं? इसके भाव ये निकल कर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। और आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसको N2 से दर्शाते हैं। और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 78.09%। कहीं पे इसको 78 या कहीं पे 78% ही रख दिया है, या कहीं पे 78.08% दिया है। तो आप इसको केवल 78% याद रखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा अपने वायुमंडल में। ठीक है,
अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की तो 21% इसकी मात्रा होती है, और अगर इसको करेक्ट मान में याद रखेंगे तो 20.95% मेजर किया गया है। इस भी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आर्गन की बात, तो आर्गन की मात्रा वायुमंडल में 0 कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0 आपका 93% पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको CO2 का नाम देते हैं, और यह जो अपने वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है अगर कोई पूछे तो 0.034% या 0.04%, इसको ऐसे भी लिख दिया है कहीं कहीं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो भी चीज़ें हैं जैसी हैं आप उसको वैसे उस फार्म में याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको चीज़ें घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसी को जो व्यक्ति होता है ना श्वसन में इसका प्रयोग करता है। सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सांस में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और इसी को प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। और यह जो होती है ना किसी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों, तो जलने में सहायता प्रदान करती है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह जो होता है ना मनुष्य इसको छोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, तो CO2 को मनुष्य बाहर निकालता है, ये भी बात को आप याद रखेंगे। CO2 जो होती है ना यह आग बुझाने की काम आती है, ये भी बात याद रखेंगे। आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद याद रखेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चीज को आप ध्यान रखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मैं 1 बाय 1 करके चीज़ों को बता दूं। जो CO2 गैस होती है इसका प्रयोग जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, तो भोजन का निर्माण करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ को बता दूँ, एक बार एक प्रश्न बना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं। ऑप्शन में तमाम ऑप्शन थे और उसमें ऑप्शन कौन सही था, तो हरे पेड़ पौधे। याद रखेंगे पेड़ पौधे दे दिया और हरे पेड़ पौधे दे दिया, तो याद रखेंगे आप हरे पेड़ पौधे। जो पौधे या जो पत्तियां या जो टहनियां तो नहीं, केवल पत्तियां की बात हम करेंगे। जो पत्तियां हरी भरी होती हैं वही प्रकाश संश्लेषण के भाग में हिस्सा लेती हैं, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पौधे होते हैं उनको भोजन की प्राप्ति होती है और वो अपने टहनियां या शाखाओं को बढ़ाते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आपको अगर यहाँ पे दोस्तों अगर दे ही दिया तो एक आपका प्रमुख गैस है जो कई बार बना है, इसको मैं बता दूं CO। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो CO का फुल फॉर्म है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑक्साइड गैस इसको विषैली या जहरीली गैस के नाम से जानते हैं। ये विषैली होती है या इसको कैसे किस और नाम से जानते हैं, तो जहरीली गैस के नाम से जानते हैं। और ये जो निकलती है ना वाहन के साइलेंसर से निकलती है। किससे निकलती है दोस्तों, तो वाहन के साइलेंसर से निकलती है CO गैस। ये बात याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसको बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और याद रखेंगे यह आँख में जब लगती है तो आँख से पानी आता है। क्या आता है दोस्तों, आँख से पानी आता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आगे आपको मैं एक गैस और बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है LPG गैस। इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म कई बार दिया है। एक आपका गैस है जिसका फुल फॉर्म दिया है CNG गैस। याद रखेंगे दोनों गैसें हैं। CNG जो होती है ना ये वाहन ईंधन इसको बोला जाता है। इसको एक इसका उपनाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वाहन ईंधन। याद रखेंगे C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल और G फॉर गैस। इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसका जो हिंदी नाम होता है प्राकृतिक संपीड़ित गैस। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, संपीड़ित। याद रखेंगे दोस्तों इसको मैं इससे याद रखेंगे, आगे पीछे हम बोल दिए सॉरी इसके लिए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो हिंदी नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, या इंग्लिश नाम इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। या लगभग जो होती है ना दोस्तों इसका ईंधन के रूप में क्यों करते हैं कि लगभग ये प्रदूषण मुक्त होती है, या इससे जो प्रदूषण फैलता है ना के बराबर फैलता है, ठीक है। अब देखेंगे LPG इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये बात को याद रखेंगे, यह गैसी फॉर्म में मिलती है आपको, और इसको हम लोग रसोई घर में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, अगर कोई पूछे तो रसोई घर में करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे LPG किससे बनता है, अगर आपसे कोई ये पूछे तो प्रोपेन। याद रखेंगे किससे बनता है, प्रोपेन, और प्लस के प्यारे क्या है, ब्यूटेन।
प्रोपेन और ब्यूटेन का हिस्सा है क्या? एलपीजी गैस। इसको आप याद रखेंगे। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? रसोई घर में करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि याद रखेंगे इसमें एलपीजी गैस के रिसाव का पता कैसे लगाते हैं, जैसे जो गैसें होती है ना सिलेंडर से जब बाहर निकलती हैं तो यही रिसाव इसको बोलते हैं। और इसका पता लगाने के लिए एलपीजी गैस में एक और गैस होती है जिसको मिक्स कराया जाता है, और उस गैस का नाम क्या है? आपका एथिल मरकैप्टन। क्या है दोस्तों? एथिल मरकैप्टन C2H5SH इसका फुल नाम होता है। इसको हिंदी में एथिल मरकैप्टन का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका प्रश्न बना है, टीचर एग्जाम में ये प्रश्न बना है, याद रखेंगे। C2H5SH इसको आप ध्यान रखिएगा। एथिल मरकैप्टन बोलते हैं। इसका मिश्रण हम मिला देते हैं, इसी को एलपीजी गैस में मिक्स कर देते हैं, तो जब गैसें निकलती है तो तीक्ष्ण गंध आती है। याद रखेंगे यही गैस होती है C2H5SH। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को कवर करते रहेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, एक बार आपका बना है कि जो दलदल वाली जगहें होती है, दलदल कैसे बोलते हैं? तो जहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गया, हरी सब्जियों के छिलके हो गए, जहाँ पर फेंके जाते हैं, जहाँ पे सड़न गड़न होती है, याद रखेंगे जहाँ पे सड़न होती है, जहाँ पे पशु पक्षी सड़ते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई पत्तियाँ हो, टहनियाँ हो, सड़न हो, तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? तो जहाँ पे दलदल हो या जहाँ पे सड़न हो वहाँ पे मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको CH4 बोलते हैं। याद रखेंगे दलदल से कौन गैस निकलती है? तो आपका मेथेन गैस निकलती है। इसको भी आप लोग तरीके को इसको ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आपको मैं और भी चीज़ें बता दूं, याद रखेंगे ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर आपसे कोई पूछे तो जो आपका ईंधन होता है ना, ईंधन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपका CO2 निकलता है और आपका CO निकलता है। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या ईंधन को जलाने पर मुख्य रूप से गैसें उत्सर्जित होती है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। याद रखेंगे आपको तो मैंने भी बता दिया कि प्राणी जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं दोस्तों? निष्कासित करते हैं। ये बात को याद रखेंगे। जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन के निर्माण में CO2 को लेते हैं और O2 का निष्कासन करते हैं। चीज़ों को ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर गैस की चीज़ें आ रही है तो मैं आपको गैस से एक और बता रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक गैस से रिलेटिव चीज़ें बनी है। मैं जगह नहीं है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान रखेंगे दोस्तों। और याद रखेंगे बहुत जो चीज़ें हो रही हैं एक में एक हो रही हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। याद रखेंगे एक है, याद रखेंगे MIC। इस गैस का रिसाव कब हुआ था? कई बार ये बनता है तो 2 दिसंबर 1984। याद रखेंगे 2 दिसंबर 1984 के रात्रि को, या इसी को 3 दिसंबर 1984 के रात्रि को इसका रिसाव हुआ था, जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और यह जहरीली गैस होती है और एक फैक्ट्री से इसका रिसाव हुआ था। वो फैक्ट्री कहाँ पे थी दोस्तों? तो वह फैक्ट्री मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, MP का हिस्सा थी। MP में एक जगह है जिसका नाम है भोपाल, जो इसकी राजधानी है। भोपाल में उस गैस का रिसाव हुआ था और इस रिसाव से काफ़ी लोग मारे गए थे। इसको याद रखेंगे और इसी को काली रात्रि के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे कि कब हुई थी तो 3 दिसंबर 1984 या 2 दिसंबर 1984 के रात्रि को हुई थी। आप इसको 2 दिन को याद रखेंगे, इस दिन में मिस्टेक नहीं करेंगे। याद रखेंगे जब 2 तारीख के रात्रि को हुई थी तो वह उसको 3 भी बहुत लोग बोलते हैं, कहीं कहीं पे 2 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस तरह आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और यही होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका रिसाव हुआ था और इससे यह कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फैक्ट्री में हुआ था। इससे अपार जनधन की हानि हुई थी। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे आपको देखेंगे कि ओजोन परत किस गैस का एक रूप है। तो जो ओजोन परत होती है वह किसका रूप है? याद रखेंगे किस परत का रूप है? तो ऑक्सीजन का, कि ओजोन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कि आपका नाइट्रोजन का। आपको पता है कि ओजोन परत किस गैस का एक रूप है? तो O3 गैस का। किसका दोस्तों? तो O3 गैस का यह रूप है। आप लोग O2 के साथ नहीं जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे O3 का। इसी को ओजोन को हम दर्शाते हैं O3 से, ये नाम ही सही है। लेकिन मुझे ये प्रश्न बताने से थोड़ा भी रुचि नहीं है, हमको इसके तरीकों को बताना है। सबसे ज़्यादा कई बार बना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस हर वर्ष के प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसको आप लोग याद रखेंगे, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है।
ओजोन जो परत है ना, याद रखेंगे ओजोन परत होती है, याद रखेंगे ओजोन परत जो होती है प्यारे, वह किस मंडल का हिस्सा है, तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है क्या, ओजोन परत। और ओजोन परत जो होती है उसका कार्य अगर पूछे कि कार्य क्या होता है, तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट वेव हैं जिसको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको पृथ्वी पर आने से क्या करती हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगर ये रोकती नहीं तो जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती, तो आपको पता है ना कि जब ये पृथ्वी पर आती तो आने के बाद क्या होता दोस्तों, स्क्रीन कैंसर होता। क्या होता दोस्तों, तो स्क्रीन कैंसर होता। इससे बहुत सी बीमारियां होती, मोतियाबिंद, याद रखेंगे मोतियाबिंद होता है, मितियाबिंद नहीं दोस्तों, मोतियाबिंद होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीन कैंसर, मोतियाबिंद, ये तमाम इसके कारण हैं कि अगर ये ओजोन परत इसको नहीं रोकती तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आती और मनुष्य को स्क्रीन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को याद रखेंगे। आपको ओजोन परत से बहुत सी चीज़ें बना है, याद रखेंगे। ओजोन परत जो होती है ना, याद रखेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी क्या होती है दोस्तों, ओजोन परत की क्या होती है, मोटाई होती है। एक बार तो ये प्रश्न बन गया है आपका केबीएस में कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको कैसे मापते हैं या किस में मापते हैं, तो वह इकाई है जिस इकाई का नाम है दोस्तों डाप्सन। क्या है, डाप्सन इकाई है। डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। ये भी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे एक बार यूपी टेट में ये प्रश्न बना है कि ओजोन परत का क्षरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो ओजोन परत का जो क्षरण है ना, याद रखेंगे ओजोन परत का O3 का जो O3 परत है उसका क्षरण सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका पर हुआ है। कहाँ पे दोस्तों हुआ है, तो अंटार्कटिका पर हुआ है। ये बात याद रखेंगे। अंटार्कटिका या यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव भी याद रखेंगे। अगर अंटार्कटिका न देके दक्षिणी ध्रुव दे दे तो अभी भी आप उसको सही आंसर मानेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण हुआ है। ये प्रश्न आपका बन चुका है। इस बात को इस क्रम में आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहे कि O3 का क्षरण कैसे होता है या ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण कैसे होता है, तो ओजोन परत की क्षरण की बात करें दोस्तों तो रेफ्रिजरेटर, याद रखें, जो रेफ्रिजरेटर होती है उससे जो गैस निकलती है जिसका नाम होता है CFC, और CFC को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, इससे सबसे ज़्यादा किसको हानि पहुंचता है, तो याद रखेंगे ओजोन परत को हानि पहुंचता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने कह रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे एक चीज़ बता दे रहा हूं जो यहाँ से चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, हरित गृह प्रभाव। अगर मैंने इसका प्रभाव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैं CFC गैस मिल गया तो आपको बता रहा हूं। हरित गृह प्रभाव में कितनी मुख्य रूप से गैसें होती हैं, तो 4 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, 4 होती हैं। आप लोग इसको ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो आपका कौन कौन सी गैसें होती है, आपका CO2 होता है, ठीक है, आपका CFC होता है, ठीक है, आपका मेथेन होता है, CH4 होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको N2O बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे, यही चारों गैसें होती हैं। बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नाइट्रस गैसें N2O को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलती है। और यह जो होती है ना दोस्तों, इसको हास्य गैस या हंसाने वाली गैस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हास्य गैस या हंसाने वाली गैस बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। यही होता है हरित गृह प्रभाव। और हरित गृह प्रभाव की जो गैसें होती है ना, यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैसें हैं, तो हरित गृह प्रभाव की गैसें हैं CO2, CFC, CH4 और ये आपका N2O। सबको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका वायुमंडल है ना, याद रखेंगे, जो आपका वायुमंडल है इसमें कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो पूरे 5 प्रकार की परतें हैं वायुमंडल में। कितनी परतें हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो वायुमंडल में परतों की संख्या है दोस्तों वह कितनी है। तो वायुमंडल में परतों की संख्या पूरी क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखेंगे 1 बाय 1 सबको देखेंगे। सबसे पहली जो परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं बहिमंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहिमंडल। याद रखेंगे, सेकंड नंबर पर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयन मंडल। बहिमंडल के बाद आता है आपका आयन मंडल। फिर इसके बाद 3 नंबर पर आता है आपका मध्यमंडल। क्या आता है, मध्यमंडल। और इसके बाद 4 नंबर पर आता है आपका समताप मंडल। क्या आता है, तो समताप मंडल आता है, समताप मंडल।
और इसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर क्या आपका आता है, तो 5 नंबर पर आता है आपका क्षोभ मंडल। क्या है प्यारे, तो इसका नाम है क्षोभ मंडल। पूरी पृथ्वी पर कितने प्रकार के मंडल पाए जाते हैं या परतें पाई जाती हैं, तो 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अब हम 1 बाय 1 करके सभी को क्लियर कर लें। जो याद रखेंगे, पृथ्वी से सबसे दूर जो या पृथ्वी से सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है इसको क्या बोलते हैं, या पृथ्वी से सबसे दूर कौन सी परत है उसे क्या बोलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न बने तो उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। सबसे वायुमंडल की ये सबसे ऊपरी परत होती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ऊपरी परत इसको बोलते हैं। याद रखेंगे बिजली बरजना या बिजली गरजना, याद रखेंगे बिजली का गरजना या वर्षा का होना कहाँ से किस मंडल में पाया जाता है, तो यह वर्षा का होना या बिजली का गरजना, ये दोनों किसके हिस्सा हैं, तो यह वायुमंडल के हिस्सा हैं। ठीक है, अब देखेंगे आयन मंडल का हिस्सा क्या है, तो रेडियो तरंगे। याद रखेंगे रेडियो तरंगे या आपका केवल तरंगे या किस मंडल का हिस्सा है, तो रेडियो तरंगे जो होती है वह आयन मंडल का हिस्सा है, याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जो मध्य मंडल की बात करेगा तो मध्य मंडल क्या है, इसी को बोलते हैं दोस्तों सबसे ठंडी परत। याद रखेंगे इसी को क्या बोलते हैं, ठंडी परत का नाम दे देते हैं या ठंडा मंडल का नाम दे देते हैं। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है, तो मध्य मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आपको ओजोन परत, समताप मंडल क्या होती है, ओजोन परत। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बोलता है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है या किस मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल का है। ओजोन संबंधित कोई बात आए और मंडल की बात करें तो समताप मंडल के साथ आप लोग चले जाएंगे। यह समताप मंडल का हिस्सा होती है O3 ओजोन परतें। और याद रखेंगे क्षोभ मंडल, पृथ्वी के पास सबसे कौन सी मंडल है या सबसे निचली वायुमंडल की कौन सी परतें हैं, तो इसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल। याद रखेंगे यहाँ पे आपका कुहरा हो गया, आपका कुहेसा हो गया, आपके धूल के कण हो गए, सब किसके हिस्सा हैं दोस्तों, तो क्षोभ मंडल के हिस्सा है। ये बातों को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके ध्यान रखेंगे सबसे निचली परत भी इसको बोलते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आए होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को केवल लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका ये अभिषेक एकेडमी है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं बाकी रहेगा। मैं सारे प्रश्नों को डीपली एक्सप्लेन के माध्यम से पढ़ते हैं और आपको जब आवश्यकता होगी तो मैं आपके लिए लंबे लंबे 100 प्रश्नों के मैराथन लाऊंगा, केवल आपको प्रश्न आंसर बताऊंगा। और अब तक जब मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ तो इसके माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आपसे एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक नन्हा सा प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए जो मुझे अच्छा लगे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 6 नंबर की बात करेंगे। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, अब इसी को बताना है दोस्तों। देखिए बहुत सा ग्रह से प्रश्न बन जाते हैं, तो यही कहा है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वायुमंडल में या पृथ्वी पर आपका ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या कितनी है, पृथ्वी पर तो नहीं है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी शब्द मैंने कह दिया, याद रखेंगे, भूल चूक इसको हम सॉरी बोलते हैं। तो याद रखेंगे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ग्रहों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे आपका कितने ग्रह हैं दोस्तों, तो ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सबको 1 बाय 1 देखेंगे। आपका एक ग्रह है जिसका नाम बुध, इसके बाद आपका क्या आता है शुक्र, बुध हो गया, शुक्र हो गया, आपका पृथ्वी हो गया, आपका मंगल हो गया और इसके बाद आपका बृहस्पति हो गया। याद रखेंगे बृहस्पति हो गया, आपका शनि हो गया, क्या हो गया, शनि हो गया, आपका यूरेनस हो गया, याद रखेंगे आपका यूरेनस हो गया और आपका नेपच्यून हो गया। क्या होगा दोस्तों, तो आपका नेपच्यून हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों अरुण और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों वरुण। आप देखेंगे कि कितने ग्रह हैं दोस्तों, पूरे आपके 8 ग्रह हैं। आपको पता हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, आपका पृथ्वी हो गया, आपका मंगल हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, आपका शनि हो गया, आपका अरुण हो गया, आपका अरुण हो गया। आपने 8 ग्रहों को देख लिए। अब वह 1 बाय 1 आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो आपको चीज़ें करने में आसान होगी। अब देखिए
प्रश्न ये बनता है कि सूर्य के पास कौन सा ग्रह है। तो याद रखेंगे सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है ना, सूर्य के पास जो ग्रह है ना, सूर्य के पास, तो वह आपका बुध है। क्या है दोस्तों? बुध है। अब जब बुध सूर्य के पास है तो प्रश्न यही बनता है कि कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाता है। तो जो पास है वही सबसे पहले चक्कर भी लगाएगा। तो याद रखेंगे सूर्य के पास आपका बुध हो गया, और सबसे पहले जो चक्कर लगाएगा वह उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका भी नाम आप लोग क्या बोलेंगे? तो उसको आप लोग बोलेंगे बुध। इस बात को याद रखेंगे। सूर्य के निकट भी है और सबसे पहले क्या लगाता है दोस्तों? चक्कर भी लगाता है। और याद रखेंगे सबसे छोटा ग्रह पूछे तो सबसे छोटा ग्रह भी क्या होता है दोस्तों? तो बुध होता है। ये देख लीजिए। अब कैसे प्रश्न पूछेगा आपको देखना है। सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, सूर्य के पास आपका बुध हो गया, सबसे पहले चक्कर जो लगाता है कौन लगाता है? बुध लगाता है। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे अब शुक्र के बारे में। इसको बोलते हैं भोर का तारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं भोर का तारा। इसी को बोलते हैं चमकीला। याद रखेंगे इसी को बोलते हैं सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो चमकीला ग्रह होता है ना, वो आपका शुक्र होता है। इसको बात याद रखेंगे। और याद रखेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की बहन। याद रखेंगे पृथ्वी की बहन भी किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। अब देखेंगे नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। नीला ग्रह का नाम पृथ्वी को देते हैं। याद रखेंगे जीवन कहाँ पे पाया जाता है? तो पृथ्वी ग्रह पे पाया जाता है जीवन। अब देखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। याद रखेंगे एकमात्र उपग्रह। और याद रखिए, आप कहेंगे बहुत से उपग्रह हैं पृथ्वी के, मैं कह रहा हूँ प्राकृतिक उपग्रह। ऐसे याद रखेंगे। प्रश्न एक बार ये बन चुका है किसी एग्जाम में कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है। इसको आपको याद रखना होगा। याद रखेंगे लाल ग्रह किसे बोलते हैं? तो मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मंगल ग्रह को आप लोग किस नामों से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को आप लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा, याद रखेंगे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और याद रखेंगे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसी है दोस्तों? तो बृहस्पति की है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है दोस्तों? तो बृहस्पति की है। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। अब देखेंगे ये प्रश्न ये बनता है ना कि याद रखेंगे सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ये बात को याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है आपको पता है कि नीला हो गया। और याद रखेंगे कि चंद्रमा एकमात्र जो पृथ्वी का क्या है दोस्तों? तो उपग्रह है, ये भी आपको पता है। सबसे दूर याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जुपिटर के नाम से जानते हैं। और इसके ग्रहों की संख्या भी क्या, उपग्रहों की संख्या भी क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। और सबसे दूर जो ग्रह है ना दोस्तों, वरुण है। क्या अनुसार दोस्तों? सबसे दूर जो है आपका वरुण है। बात को याद रखेंगे। अब देखेंगे चमकीला ग्रह क्या है? याद रखेंगे चमकीला ग्रह देखिए किसके बारे में चमकीला की बात कर रहा है? तो आपका शुक्र के बारे में कह रहा है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो आपकी संसद होती है ना, इसके सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। याद रखेंगे एक होता है आपका राज्यसभा। मैं बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे न कवर करूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। और वीडियो लंबी पढ़ाने में अपने आप की भी एनर्जी लॉस होती है। और चीज़ों को एक बार में इतना कलेक्ट करके बताना एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे मैं चीज़ों को आपको बताता हूं। तो यहाँ याद रखेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा जो सांसद होते हैं ना, उनका जो कार्यकाल होता है वह पूरा 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा सांसद होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बता दूं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? याद रखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा से वो व्यक्ति जा रहा है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखेंगे अगर वही व्यक्ति राज्यसभा से चुना जा रहा है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब आपको प्रश्न पूछेगा, प्रश्न का कंडीशन के आधार पर आप इस प्रश्नों के आंसर देंगे। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो होता है, पूर्ण कार्यकाल अगर बोला जाए तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए या राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष की उम्र के लिए उम्र वाला व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो इसके लिए भी 35 वर्ष होता है। इसका भी जो होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति की बात करें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो आपका 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और इसका भी कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, एक दो बार बहुत से एग्जाम में प्रश्न बनाया कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। याद रखेंगे, एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि कई नाम आपके सामने होते हैं और इसमें अपनी प्राथमिकता देनी होती है कि किसको आप फर्स्ट मानना चाहते हैं, तो आप इसको 1 दर्शाते हैं, इसके बाद इनको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, या इसको 1 बाई 1 न करके आप इसको 1 दे दिए, यहाँ पे जो 3rd नंबर पर इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इस तरह दिया जाता है। इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो उम्र होती है, सीएम बनने के लिए उम्र होती है, ये आपका 25 वर्ष होता है। और याद रखेंगे ये जो चीज़ें हैं ना, इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल मुख्यमंत्री का कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और चीज़ों को सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। चलिए 8 नंबर की बात करेंगे कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और बुलाने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन जब बैठक की जाती है ना, याद रखेंगे जो बैठक की जाती है तो उसमें लोकसभा का भी सांसद बैठेंगे, राज्यसभा का भी सांसद बैठेंगे। तो जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद बैठते हैं और इनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रश्न आपका बन चुका है यूपी टेट में ही। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। याद रखेंगे, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो अगर आपको बोले कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ना, वही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे आप लोगों को पूछ दे ऐसे कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा में जो सदस्य की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की अध्यक्षता जो करता है ना, वह उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। इसको ऐसे बोलेंगे, उपराष्ट्रपति। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बुलाने का काम राष्ट्रपति साहब करेंगे और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये प्रश्न बन चुका है। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों कि मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान को पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ है तो अनेक देशों से अनेक भागों को लिया गया है, या अनेक अलग अलग प्रावधानों को लिया गया है। तो मूल अधिकार वही पूछा है कि कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से कि जापान से कि रूस से कि आपका कनाडा से, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल अधिकार की संख्या कितनी होती है, इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, मौलिक अधिकार भी इसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं जानते हैं तो जान जाइए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार इसी को बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 6 होती है। इसको आपको याद रखना होगा। और यह भी कह देता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का अनुच्छेद किसमें प्रावधान है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसका प्रावधान रखा गया है। इसको आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर कितना दोस्तों, तो 35 में। अगर आपसे कोई कहे मूल अधिकार
कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे समानता का अधिकार, याद रखेंगे एक होता है समानता का अधिकार। सेकंड नंबर का होता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखेंगे, चीज़ों को केवल आपको बता रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर की बात करेगा तो 4 नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। 5 नंबर की बात करेंगे दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये क्या होता है दोस्तों? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 6 नंबर की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके क्या होते हैं? पूरे मूल अधिकार होते हैं, या इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। इसका जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिया गया है, याद रखेंगे। आपका मूल अधिकार तो लिया गया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रस्तावना का विचार। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछ देता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना का विचार भी दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका प्रश्न बना है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपका रूस से, या इसी को बोलते हैं सोवियत संघ। अगर रूस न देके सोवियत संघ दिया तो अभी भी आप उसको सही मान लेंगे या आप रूस को मानेंगे। और ये होता है मौलिक कर्तव्य, और इनकी संख्या होती है 11। क्या होती है दोस्तों? 11। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ये भी बनता है, जो बनते हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? तो यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक और लास्ट में अपना याद रखेंगे संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। याद रखेंगे संविधान संशोधन की जो ये प्रक्रिया है ना, यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। याद रखेंगे एक याद रखेंगे एकल नागरिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? तो ब्रिटिश संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। आपको पता है ना कि एकल नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, वहाँ का राज्य का जो होगा ना दोस्तों, स्टेट की नागरिकता अलग होगी और जो सेंट्रल की नागरिकता अलग होगी। तो अमेरिका में यह जो प्रावधान है इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। और याद रखेंगे इंग्लैंड में एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में एकल नागरिकता, आप एक जगह के नागरिक हैं मतलब आप पूरे भारत के नागरिक हैं। इस तरह के आप लोग ध्यान रखेंगे चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव किस यंत्र से नापते हैं। एनीमोमीटर से नापते हैं कि थर्मामीटर से नापते हैं कि हाइड्रोमीटर से कि स्पीडोमीटर से। आपको यही बताना है। तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग नापते हैं किससे? इसी चीज़ को बताना है दोस्तों। याद रखेंगे ऑप्शन में ही मैंने इसको नहीं लिया, ऑप्शन को कलेक्ट करने में इसको मैंने छोड़ दिया चीज़ों को। तो जो वायुमंडलीय दबाव होता है इसको हम नापते हैं बैरोमीटर से। किससे नापते हैं दोस्तों? आप इसको याद रखेंगे, इसको हम नापते हैं बैरोमीटर से। इस चीज़ को आप ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ों को बता रहा हूँ कि एनीमोमीटर से हवा की गति किसकी दोस्तों? तो हवा की क्या नापते हैं? हवा की गति व क्या किसको नापते हैं? दिशा, दोनों को नापते हैं एनीमोमीटर से। अगर थर्मामीटर की बात करें दोस्तों तो थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, चाहे वो शरीर का हो या अन्य किसी चीज़ का हो। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ। याद रखेंगे जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें बहने का गुण हो, जैसे जल हो गया, आपका दूध हो गया, तो इसी को बोलते हैं तरल पदार्थ। जो हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का क्या नापते हैं? घनत्व नापते हैं, डेंसिटी नापते हैं। याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं। तो जो आपका स्पीडोमीटर होता है, इससे हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो स्पीडोमीटर से हम स्पीड नापते हैं। क्या नापते हैं दोस्तों? स्पीड नापते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चाल का मापन किया जाता है इससे। ठीक है, अगर आपको और भी चीज़ें बता दूं दोस्तों तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे हाइग्रोमीटर, इससे क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता नापा जाता है। ये बात को याद रखेंगे। एक चीज़ भूकंप की बात करें दोस्तों, तो भूकंप की माप किससे करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से करते हैं। किससे? तो सिस्मोग्राफ से करते हैं। और इसका जो पैमाना होता है ना, रिक्टर पैमाना में इसको नापते हैं, सिस्मोग्राफ से नापते हैं। और इसका पैमाना भी पूछता है, तो पैमाना जो इसको होता है याद रखेंगे रिक्टर पैमाना। क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो
पैमाना होता है रिक्टर पैमाना होता है, इसको आप याद रखेंगे। समुद्र की गहराई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका बन चुका है कि समुद्र की गहराई का माप कैसे करते हैं। तो समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं, याद रखेंगे फायदोमीटर से नापते हैं। याद रखेंगे कैसे नापते हैं दोस्तों, तो फायदोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई, याद रखेंगे। अगर आपको ऐसे चीज़ें कह दे कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता कैसे लगाते हैं, तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता सोनार प्रविधि से लगाते हैं। किससे दोस्तों, सोनार प्रविधि से। यह जो होती है ना, यह जो होती है परावर्तक का काम करती है, और ये आप केवल इस चीज़ों को ध्यान रखते रहेंगे। अब आपको मैं एक लास्ट भी बता दूं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको नापते हैं डेसिबल में। किस में नापते हैं दोस्तों, तो डेसिबल में मापते हैं। ये चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। एक चीज़ आपको ध्वनिक सा आ गया तो मैं बता दूं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर जो होता है ना, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि पालूषण से संबंधित होता है ग्रीन मफलर। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। अब बताएंगे दोस्तों कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका क्या है दोस्तों, आपका ज्वालामुखी विस्फोट है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कारण है कि आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर है कि ओजोन परत का क्षरण है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके कारण आपका HNO3 इसके कारण, और इसके बाद आपका मुख्य एक और होता है HCl के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे अम्लीय वर्षा की पहचान कैसे करते हैं, तो पीएच मान से करते हैं। पीएच मान किसने दिया है, अगर ये भी पूछे तो याद रखेंगे पीएच मान के खोजकर्ता का नाम है सारेंसन। याद रखेंगे पीएच मान जो होता है ना, इससे हम अम्लीय, क्षारीय और विलयन के उदासीन का पहचान करते हैं। और जो अम्लीय विलयन होता है इसका पीएच मान 4.2 से कम होता है, कहीं कहीं पर 5.2 से भी कम रखता है, लेकिन मुख्य मान आप याद रखेंगे। जैसे भी चीज़ें कहे इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। जो पीएच मान होता है 4.2 से कम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इस चीज़ को याद रखेंगे। जो अम्लीय, आपको अगर वर्षा दे दिया तो मैं आपको बता दूं, जो वर्षा होता है ना, वर्षा से वायुमंडल साफ होता है, वायुमंडल में प्रदूषण कम होता है। किसके माध्यम से, तो वर्षा के माध्यम से। आप देखेंगे जो आपका वायुमंडल है ना, वहाँ पे एक चीज़ें बहुत मुझे अम्लीय वर्षा से चीज़ें याद आ रही है, मुझे उसको बता दूं। याद रखेंगे आगरा का ताजमहल, या जो अम्लीय वर्षा से इसका जो रंग है ना, आगरा का ताजमहल, इसका जो रंग है ना दोस्तों, दिन प्रतिदिन इसका जो रंग है ना वो धूमिल हो रहा है। किसके कारण, तो यह जो है ना अम्लीय वर्षा के कारण इसका संभव हो रहा है। कि इसका जो अम्लीय वर्षा होता है ना, अम्लीय वर्षा जो होता है ना, वह पत्थर या संगमरमर, याद रखेंगे पत्थर हो गया या आपका संगमरमर हो गया, इससे क्या करता है दोस्तों, तो इससे क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और इसके कारण इसका जो रंग होता है इसको बदल दे रहा है। इसका जो रंग है ना उसको अलग कलर में चेंज कर दे रहा है या धूमिल कर दे रहा है। एक तो ये बात हो गया। और सेकंड बात आपको बता दें, आगरा के ताजमहल का जो रंग उड़ने का कारण है ना, याद रखेंगे यह जो आगरा का ताजमहल है इसका रंग उड़ने का कारण है, एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे आपका यहाँ पे मथुरा का तेल शोधनशाला। क्या है दोस्तों, मथुरा का तेल शोधनशाला। इससे निकलने वाली जो गैस है ना, वह उससे भी आगरा का ताजमहल का जो रंग है ना वो परिवर्तित हो रहा है। तेल शोधनशाला, यह मथुरा में, शोधनशाला जो कहाँ पे है दोस्तों, ये मथुरा में है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मैंने कहीं पे मेरठ भी बोल दिया दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखेंगे। इस चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरठ नहीं है, कहाँ है दोस्तों, मथुरा है। चीज़ें मुझे ध्यान में था लेकिन वह मुँह से निकल गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को, कि 26 जनवरी 1949 को, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 31 दिसंबर 1949 को। याद रखेंगे जो भारतीय संविधान है इसको अंगीकृत बोले दोस्तों तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था अंगीकृत। याद रखेंगे अंगीकृत, और यही होगा दोस्तों अपनाया गया था कब, तो इसकी को दोस्तों। लेकिन अगर लागू बोले दोस्तों तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ दोस्तों, तो लागू हुआ था, याद रखेंगे। और यहाँ पे इसको अपनाया गया था, क्या हुआ था दोस्तों, तो अपनाया गया था, या इसी को बोला जाता है अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं,
कि झूम खेती कहाँ पे होती है। खेती का सबसे बेस्ट रूप होता है जो आपके भारत के पूर्वी राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, तो भारत के पूर्वी, या अगर पूर्वी ना बोल के इसको क्या बोले दोस्तों, याद रखेंगे इसको आप लोग अगर इस तरीक़ों से देखें, चलिए इसको बोलिए पूर्वी राज्य। यह पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी खेती है दोस्तों, तो ये आपका है क्या दोस्तों, उत्तर पूर्वी। इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, इसको उत्तर पूर्वी राज्य या इसको दक्षिण पूर्वी राज्य भी बोलते हैं। मतलब इसको दक्षिण उत्तरी पूर्वी में मत बांटिए, इसको आप लोग केवल याद रखेंगे पूर्वी राज्यों में क्या होती है, झूम खेती होती है। जैसे आप लोग अगर ऑप्शन की बात करेंगे, केरल है कि बिहार है, क्या आपका मेघालय है, क्या आपका तमिलनाडु है, तो याद रखेंगे आपका जो पूर्वी राज्य है मेघालय, यहाँ पे झूम खेती होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सागरी जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपको पता है कि जो सागरी जल होते हैं उसमें जो लवणता पाई जाती है किसकी ज़्यादा होती है, तो NaCl की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग याद रखेंगे, NaCl का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो वस्तुओं को या खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए संरक्षण में प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे किसको, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। याद रखें किसका हम प्रयोग करते हैं, तो NaCl का प्रयोग करते हैं लंबे समय तक टिकने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका पूर्ण हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। लंबी वीडियो मैं नहीं देना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो आपके लिए बोरिंग महसूस होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।